देखिए, जहाँ तक बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात है तो निश्चित तौर पर युवाओं में और खास करके स्टूडेंट्स में जो आक्रोश थे कि उनको सही करियर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, कुछ अगर एग्जामिनेशन तक पहुंच भी जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, जिसमें पेपर लीक नहीं होता है उसके रिजल्ट्स इतने पेंडिंग हो जाते हैं कि बच्चे कितनों की एज चली जाती है। बिहार में जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर के आपने सुना होगा कि जब जंतर मंतर पर अभी जेएनजी के प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा था और ये जेएनजी का प्रोटेस्ट था, उसी समय उसी प्रोटेस्ट के बाद अगर आप लोगों ने सुना होगा तो प्रशांत किशोर जी ने ये कह दिया था कि इसको सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं फ्री में सरकार को एक सलाह दे रहा हूं कि इस चीज को समझने की कोशिश की जाए। जो ये जनरेशन है, जो जेएनजी है, इनको समझना पड़ेगा क्योंकि इनमें अधिकतम लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी आवाज को सुननी होगी। और ये अभी तो सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का। तो जो जंतर मंतर से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, आपने झारखंड में देख लिया, अभी बिहार में बीपीएससी के प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का विचारधारा में आपने देखा होगा, शिक्षा रोजगार पहले पटल पे है। चूंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारी पार्टी स्टूडेंट्स के साथ हैं और जो भी उनकी मांगे हैं कि 17वीं बीपीएससी को रद्द किया जाए या बीपीएससी से एसोसिएटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे एईडीओ के एग्जाम्स हुए या दिगर और भी कोई एग्जाम्स जो हुए हैं, इन एग्जामों को निरस्त किया जाए, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के गुस्से की अगर मैं बात करूं तो अभी बीपीएससी के एक अधिकारी ने कह दिया था कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स के अंदर में इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि विदिन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर में सम्राट चौधरी की सरकार को उस पदाधिकारी का जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था उनको उनका इस्तीफा तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने उसको निलंबित जरूर कर दिया है। तो जो बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार पेपर लीक के मामलों को अगर ध्यान से सही नहीं टैकल करती है तो जिस तरीके से आपने देखा जेएसएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, इधर बीपीएससी के लिए, उधर नीट के लिए हुए थे, और भी स्टेट में जाकर के ये बड़े स्तर पर जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार को एजुकेशन को लेकर के अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जेएनजी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजनीतिक समझ उसमें इतना आ गया है कि वो शिक्षा मंत्री तक के बर्खास्त दिलवा देगा? देखिए, हर जनरेशन होता है। आप जेएनजी की बात कर रहे हो, आप सोचो जेएनजी ने वो कर दिया या वो कर दिखाया जंतर मंतर पर कि सारे यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र जितने भी थे सरकार के पास, सारी की सारी फेल हो गई। मीडिया फेल हो गया, प्रोपेगेंडा फेल हो गया, धर्म जाति हिंदू मुसलमान का जो एक समायोजन होता था किसी प्रोटेस्ट को लेकर के, वो सारे के सारे फेल हो गए। वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये जेएनजी है, ये पढ़े लिखे हैं, ये लॉजिकल है। हमारे आपके जमाने में हो सकता हो कि इंटरनेट की, आईटी की, मीडिया की एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं थी, लेकिन जेएनजी के पास इन तमाम चीजों की इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि ये हमसे आपसे पहले जानते हैं। जो जेएनजी है इसको निश्चित तौर पर इनकी बात को, इनकी जरूरत को देखना पड़ेगा। इनकी सिर्फ दो ही जरूरत है, अगर मुख्यतः जरूरत जेएनजी की देखी जाए तो दो है, एक शिक्षा, दूसरा रोजगार। दोनों मसलों पर, दोनों मापदंडों पर, राज्य सरकार हो हमारे बिहार का या केंद्र सरकार हो, ये निश्चित तौर पर औंधे मुंह गिर रहे हैं। ये सरकार अगर रोजगार और शिक्षा पर औंधे मुंह गिर रही है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये जेएनजी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, इनको औंधे मुंह गिरा रही है। 12 साल का लंबा कालखंड है एनडीए सरकार का केंद्र में। इन्होंने अभी तक जितनी भी चीजें दी हैं वो जुमले ही दिए हैं। वास्तविक अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इनके पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर मैं बिहार की ही बात कर लूं तो अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि लगभग 1700 कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर्स जो स्किल इंडिया के अंदर आते हैं वो बिहार में बंद कर दिए गए। अभी 1700 जब बंद हो गए हैं तो आने वाले समय में कितने बंद होंगे? हर दिन, अभी तक 91,000 समथिंग स्कूल पिछले एक दशक में बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल। मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो 25 स्कूल डेली बंद हो रहे हैं। इससे नुकसान किसको है? उसी जनरेशन को। और ये जनरेशन जान चुकी है कि इसको आप धर्म जाति में नहीं फंसा सकते हैं, इसको हिंदू मुसलमान में नहीं फंसा सकते हैं, जेएनजी को आप मंदिर मस्जिद पे डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इनको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, बिहार में जो 2030 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 29 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, आप डेटा निकाल कर देख लीजिए, ये जो जेएनजी है ये लगभग 25 से 30% वोटर बन जाएंगे 29 में। और अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया, इनकी भावनाओं का, इनकी जरूरतों का, तो निश्चित तौर पर इस जेएनजी के अंदर में इतनी ताकत है कि ये बड़े से बड़े सरकार को पलट देगी। और आपने जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट देखा है, ये इस बात की गवाही देता है कि आप इनको डरा भी नहीं सकते।
धमका भी नहीं सकते, इनको ऐसे भगा भी नहीं सकते, ये भूखे भी रह सकते हैं। तो इस जेनजी के अंदर में अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने की ताकत है। मेरी सरकार से दरखास्त है, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेरी उनसे ये दरखास्त है कि इनकी रिक्वायरमेंट को समझे, एटलीस्ट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को दुरुस्त करें, वरना ये जेनजी अगर आपको सत्ता में लाए हैं तो ये आपको सत्ता से बाहर भी बिठा देंगे। हाल ही में मधुबनी में प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति के बीच तनाव देखने को मिला। सांसद खुद आरपी मंडल और अशोक यादव, इसी के साथ साथ विधायक जी भी वहां पहुंचे डीएम से मिलने के लिए, लेकिन जिलाधिकारी नहीं मिले, तो काफी कुछ माहौल गर्म लग रहा है। वो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि डीएम साहब उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिनों से ये प्रक्रम चल रहा है। एनडीए के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मधुबनी जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मिस्टर आनंद शर्मा जी, ये इनका फोन नहीं उठाते हैं, ये इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये इनको भाव नहीं देते हैं। अब देखिए, यही फर्क होता है। मैं एनडीए के समर्थकों को, चाहे वो जेडीयू के समर्थक हों, बीजेपी के समर्थक हों, या एनडीए घटक के और भी जितने दल हैं उनके समर्थक हों, या विपक्ष के ही क्यों नहीं हो, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके नेताओं में आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, एमएलए एनडीए के हैं, एमपी एनडीए के हैं। इनका जवाब न देना फोन पर जिलाधिकारी द्वारा, क्या सिर्फ यही एक अनियमितता है? ऐसा नहीं है। इनके सारे भी जो एमपी एमएलए सवाल कर रहे हैं, इनके क्षेत्र में जाकर के देखिए तो ढेर सारी अनियमितताएं, उनके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो डीएम से सवाल करना, डीएम को फोन करना और फोन ना उठाना नहीं डीएम का, और उसको इस तरीके से मीडिया में लेकर के आना, कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार की कमजोरी को उजागर करता है। ये खुद जनता को बता रहे हैं, ये खुद पब्लिक को बता रहे हैं कि देखिए, मेरी सरकार है, मेरी सरकार के निर्देश पर जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं, और मेरी ही सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, उन्हीं की ये जो ऑथोरिटेरियंस हैं, जो चाहे डीएम हो या दीगर और भी ऑफिशियल्स हो, ये नहीं सुन रहे हैं। मतलब जनता ये जान रही है कि ये सरकार एकदम से कमजोर है। इस सरकार का जो तौर तरीका है, अब आप सोचिए ना, जैसे ही आपने खुद एमपी एमएलए, आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए आपने डीएम पे आरोप लगा दिए कि आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो जनता को सीधा मैसेज जाता है कि अरे, जब ये इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो मेरी बात को कौन सुनेगा? मैं अपनी बात को सुनवाने के लिए एमपी एमएलए बनाए हैं। मतलब सीधा उनको लग रहा है कि उनका जो एमपी एमएलए बनाना था, एनडीए को सत्ता में बिठाने का जो उनका मन था, जो इतने समय से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं ये डेंट लग रहा है पब्लिक को कि शायद उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है। दूसरी चीज, अब आप देखिए, अधिकतर एमपी एमएलए अगर आप देखेंगे बाकी पार्टियों में, जेडीयू में, बीजेपी में, आरजेडी में, कांग्रेस में देखेंगे तो अधिकतर एमपी एमएलए जो है, उनके ऊपर या तो गंभीर मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, या इनकी शैक्षणिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। यही फर्क है जनसुराज में। आप प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए, अभी डीएसपी से बांकीपुर में चुनाव जीतने के बाद डीजीपी से मिले, डीजीपी को पटना की 3 प्रमुख समस्याएं बताई, ट्रैफिक जैम को कैसे ठीक किया जा सकता है, जो छोटे मोटे दुकानदारों से पैसे वसूले जाते हैं करप्शन के तौर पर, उनको कैसे रोका जा सकता है, और उसके साथ साथ जो सूखे नशे हैं उन पर कैसे लगाम लगाए जा सकते हैं। अभी आपने देखा रोशन यादव की हवालात में मृत्यु हो गई थी, प्रशांत किशोर मधुबनी आए थे, एसएसपी से मिले, एसएसपी से बात की, 10-15 दिनों का अल्टीमेटम लिया। तो जब प्रशांत किशोर किसी डीजीपी या एसएसपी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो एसएसपी या डीजीपी उनकी बात को ले लेते हैं। वो जानते हैं कि ये गंभीर राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का या किसी चीज का नहीं है। वो ये भी जानते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, कि बाकी एमपी एमएलए से प्रशांत किशोर अगर देखे जाएं, जिनको लेकर डीएम से खींचातानी चल रही है, निश्चित तौर पर उनकी जो बुद्धिमत्ता है, प्रशांत किशोर की जो एजुकेशन है, जो उनका काम है, इन तमाम से बेहतर है। और ये जनता भी देख रही है कि एक एनडीए के एमपी एमएलए फोन कर रहे हैं डीएम को, डीजीपी को, एसएसपी को, तो हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन वही प्रशांत किशोर डीजीपी और एसएसपी से जाके मिल रहे हैं, तो बाकायदा उनकी बातों को सुन रहे हैं, जनता की जो समस्या है वो एसएसपी या डीजीपी के पास रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी, कि जनसुराज जैसी पार्टी, अगर एक पढ़ी लिखी पार्टी, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के दम पर अगर कोई विचारधारा बिहार में पनप सकती है, जो बदतर बिहार से बेहतर बिहार की तरफ जाएगी, तो वो यात्रा जनसुराज की सवारी पर ही चल के जाएगी। अन्यथा हम तो पिछले 50 साल से 60 साल से देख रहे हैं कि बिहार सबसे अशिक्षित है, सबसे बेरोजगार है, पलायन यहाँ सबसे ज्यादा है, भ्रष्टाचार यहाँ सबसे ज्यादा है,
स्वास्थ्य की जो समस्या है वो सबसे बड़े लेवल पर है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता विकल्प के तौर पर जनसुराज को देख रही है, क्योंकि जनसुराज के पास वो टीम है, वो बुद्धि है, वो क्षमता है, वो संसाधन है कि वो एसएसपी हो, डीजीपी हो, डीआईजी हो, किसी से भी उस प्रकार से बात कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की बांकी पूर्व विधानसभा में धमाकेदार जीत हुई है। 35 साल का जो है किला ध्वस्त हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ 35 साल का किला ध्वस्त नहीं होता है। किसी पार्टी का सबसे मजबूत और पहला आदमी, आपने नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको सुना होगा कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। मतलब जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो सबसे मजबूत व्यक्ति होते हैं। बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन जो अभी बिहार 25 में जो चुनाव हुए थे उसमें एमएलए बने थे, 50,000 वोट से जीते थे। वापस से जब उनको राज्यसभा के थ्रू बीजेपी ने अपना नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सीट खाली हो गई। अब वहां से प्रशांत किशोर लड़ गए। अब लड़ गए तो अब आप देख लीजिए इनका अहंकार कैसे टूटा। इनका गढ़ जो ये कहते थे कि मेरा गढ़ है, और प्रशांत जी हमेशा कह रहे थे कि गढ़ किसी नेता या पार्टी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। ये हमेशा से जा रहे थे कि हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मशीनरी है, सारे इंस्टीट्यूशन है, तमाम नेतागण है, बड़ी पार्टी है, बड़े पैसे हैं। तमाम चीजों के बावजूद ये जान रहे थे कि या तो धनबल या बाहुबल, इस पर जीत लिए जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने बांकीपुर को जीत करके ये बता दिया है कि धनबल और जनबल और बाहुबल, अगर इसकी कभी भिड़ंत होगी तो हमेशा जनबल ही जीतेगा, और जनबल ने जीत लिया। इनकी ये रणनीति थी कि अंतोगतवा भी, अगर आरजेडी की बात कर लो या बीजेपी की बात कर लो, तो आरजेडी की अगर बात करूं तो जाति आधारित राजनीति इनका इतिहास है, बीजेपी की बात करूं तो धर्म आधारित राजनीति इनका इतिहास है। ये दोनों पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी, ये चाह रहे थे कि आखिरी समय में भी हम धर्म के नाम पर हम चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे, जीत लेंगे। और शायद यही भ्रम में, इसी अहंकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया पे कहा होगा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, और जनता ने अहंकार तोड़ दिया।